आज का हमारा टॉपिक है एनीमिया। चैप्टर नंबर 33 गाइडन का रिमेनिंग पोर्शन है ये। तो इसको हम डिस्कस कर लेंगे कि व्हाट इज़ एनीमिया। तो बेसिकली एनीमिया मींस डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड। अगर ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी हो रही है, एक वजह ये हो सकती है, सेकंड के खुद रेड ब्लड सेल खुद ही कम है, तो दोनों क्या करवाते हैं, एनीमिया करवाते हैं। अब एनीमिया की बहुत सारी टाइप्स होती हैं। एक टाइप है ब्लड लॉस एनीमिया, एक को हम कहते हैं एप्लास्टिक एनीमिया, एक को हम कहते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया और फोर्थ वन को हम कहते हैं हीमोलाइटिक एनीमिया। तो एक एक करके हम सबको डिस्कस करेंगे इन डिटेल। तो आज पहले हम पढ़ते हैं ब्लड लॉस एनीमिया। ब्लड लॉस एनीमिया ये होता है कि जब आपके पास रैपिड हैमरेज हो, तो जब रैपिड हैमरेज होती है तो ब्लड जो है वो रिप्लेस कर लेता है, जो भी फ्लूइड पोर्शन प्लाज्मा का गया हुआ था उसको रिप्लेस कर लेता है 1 से 2-3 दिन के अंदर। लेकिन जो आरबीसी की कंसंट्रेशन वो लो रहती है। अगर सेकेंड हैमरेज नहीं होती है तो आरबीसी की कंसंट्रेशन को 3 से 6 हफ्ते के अंदर उसको मेंटेन कर लिया जाता है। लेकिन अगर क्रॉनिक ब्लड लॉस होगा तो वो जो पर्सन है वो फ्रिक्वेंटली इतनी जल्दी आयरन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता इंटेस्टाइन से। आयरन रिक्वायर है हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन के लिए, तो जितनी तेज़ी से वो लॉस कर रहा है उतनी तेज़ी से वो गेन नहीं कर पा रहा, तो जिसकी वजह से आरबीसी जो है वो बहुत ही स्मॉल साइज़ का होता है, नॉर्मल साइज़ का नहीं होता और उसके अंदर हीमोग्लोबिन भी प्रॉपर्ली नहीं बन पाता। तो दिस लीड्स टू माइक्रोसाइटिक, क्योंकि सेल का साइज़ बहुत छोटा है तो उसको हम कहेंगे माइक्रोसाइटिक। क्योंकि हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा कम है तो दैट लीड्स टू हाइपोक्रोमिक एनीमिया, क्योंकि रेड ब्लड सेल की भी मिकदार जो है कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा कम है, दैट लीड्स टू माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। ओके, सेकेंड इज़ एप्लास्टिक एनीमिया। एप्लास्टिक एनीमिया क्यों हो रहा है? ड्यू टू बोन मैरो डिसफंक्शन। अगर हमारा जो बोन मैरो है वो नॉर्मली काम नहीं कर रहा है, उसमें कोई ख़राबी आ गई है, उसमें कोई डिसफंक्शन हो गया है, उसकी बहुत सारी वजूहत होती है। या तो हम एक्सपोजर हो रहे हैं हमारा बहुत ज़्यादा हाई डोज रेडिएशन के साथ, जो कीमोथेरेपी होती है कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, या तो सर्टेन टॉक्सिक केमिकल हैं जैसे इंसेक्टिसाइड्स या बेंजीन वगैरह हो गई, ये सब चीज़ें। और इसके अलावा और भी बहुत सारी बीमारियाँ जैसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, हमारे अपनी बॉडी के इम्यून सेल्स जो है हमारे स्टेम सेल्स को मारते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो बोन मैरो है, यानी बेसिकली बोन मैरो के जो अंदर स्टेम सेल हैं वो डैमेज हो रहा है, और स्टेम सेल डैमेज होगा तो हमारा ब्लड सेल खुद ब खुद ही नहीं बनेगा, तो जिसकी वजह से हमारा रेड ब्लड सेल की जो कंसंट्रेशन होगी, जो मिकदार होगी वो कम हो जाएगी, दैट लीड टू एप्लास्टिक एनीमिया। तो इस तरह के पेशेंट को ट्रीट करते हैं हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन के साथ, और अगर या फिर एक और ट्रीटमेंट है जिसमें हम उसका बोन मैरो ही रिप्लेस कर दें, यानी ट्रांसप्लांट कर दें, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। ओके, देन आपके पास तीसरा एनीमिया आता है, दैट इज़ नोन एज मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया मतलब कि जो रेड ब्लड सेल का जो साइज़ होगा, ये जो बेसिकली जो शेप होगा वो बाइकनकेव नहीं है, इरेगुलर है, ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, एबनॉर्मल है। ठीक है, और ये क्यों हो रहा है? हमने पढ़ा था कि मैचुरेशन के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है रेड ब्लड सेल की। एक विटामिन B12 चाहिए, एक फॉलिक एसिड चाहिए और एक इंट्रिंसिक फैक्टर चाहिए। अगर विटामिन B12 या फॉलिक एसिड कम है तो मैचुरेशन प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगी रेड ब्लड सेल की, तो रेड ब्लड सेल का जो शेप होगा, जो साइज़ होगा वो एबनॉर्मल होगा, रेगुलर होगा। या फिर एक और वजह हो सकती है कि इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं है। अब इंट्रिंसिक फैक्टर क्यों नहीं है ये हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर फिर बता देती हूँ कि एक बीमारी होती है जिसको हमने बोला था पर्नीशियस एनीमिया। पर्नीशियस एनीमिया में क्या होता है कि हमारा जो स्टमक का जो म्यूकोसा होता है उसकी एट्रॉफी हो जाती है। ठीक है, वो डैमेज हो गया, जिसकी वजह से वहाँ से इंट्रिंसिक फैक्टर निकल रहा था। अब इंट्रिंसिक फैक्टर जो विटामिन B12 और फॉलिक एसिड उसकी प्रॉपर्ली एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगी, तो जब प्रॉपर्ली एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगी तो एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगी, और ये दोनों चीज़ें रिक्वायर हैं फॉर आरबीसी के मैचुरेशन के लिए, तो जिसकी वजह से हमारा जो सेल का जो शेप है वो एबनॉर्मल हो जाएगा, इरेगुलर हो जाएगा, ऑड हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ओके, फिर हम आ जाते हैं फोर्थ पे, दैट इज़ नोन एज हीमोलाइटिक एनीमिया। हीमोलाइटिक मतलब कि रेड ब्लड सेल जो है वो डैमेज हो रहा है, टूट रहा है। बेसिकली हीमोलाइसिस का मतलब होता है रेड ब्लड सेल्स के टूटने को हम बोलते हैं हीमोलाइसिस। अब इसके भी हमने 3 में इसको फर्दर डिवाइड कर दिया है। एक को हम बोलते हैं हेरिडिटी, एक को हम बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया, एक को हम बोलते हैं एरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। एक करके हम डिस्कस करते हैं कि अगर जेनेटिकली कोई प्रॉब्लम है, कोई जीन्स में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो जीन जो रेड ब्लड सेल बनाने वाली जीन होगी उसमें कोई प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल का जो शेप है वो बाइकनकेव होने की जगह वो स्फेरिकल हो रहा है। अब ये स्फेरिकल रेड ब्लड सेल जो है वो इतना इस काबिल नहीं होता कि वो कंप्रेशन फोर्स को बेयर कर सके, वो विथस्टैंड कर सके, तो वो ईजिली जो है वो डैमेज हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस। सेकेंड आपके पास है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया हमने पढ़ा था कि हमारे पास हीमोग्लोबिन के अंदर 2 अल्फ़ा 2 बीटा चेन्स होती है, तो बीटा चेन के अंदर जो है
अमाइनो एसिड नंबर 6 पे एक प्रॉब्लम हो जाती है। वहाँ पर एक अमाइनो एसिड होता है जिसको हम कहते हैं ग्लूटामिक एसिड, उसकी जगह पे वेलिन आ जाता है, तो जिसकी वजह से बीटा चेन जो है वो थोड़ा सा एबनॉर्मल हो जाता है। और एबनॉर्मल बीटा चेन जो है, वैसे तो ये नॉर्मल ऑक्सीजन कैरी करता है, लेकिन जब ऑक्सीजन का एक्सपोजर कम होता है तो यही बीटा चेन यानी हीमोग्लोबिन की जो शक्ल है वो क्रिस्टल्स की तरह यानी सिकल शेप की तरह बन जाती है, और ये आरबीसी को डैमेज करती है और डिफरेंट ब्लड सेल्स, डिफरेंट ब्लड वेजल्स को क्लॉट करती है, तो बंदा जो है और एनीमिक भी होता जाता है। देन हम बात कर लेते हैं इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस की। इसमें ये होता है कि नॉर्मल एक फ़ीमेल है जो RH नेगेटिव है। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि RH नेगेटिव और RH पॉजिटिव क्या होता है। बस अभी इतना समझें कि फीमेल है जो RH नेगेटिव है और एक में फीटस है जो उस मदर की बॉडी के अंदर है वो RH पॉजिटिव है। फर्स्ट चाइल्ड को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो डिलीवरी हो गई उसकी, लेकिन जब डिलीवरी के टाइम पे प्लासेंटा जब ब्रस्ट होता है तो फीटस का ब्लड और मदर का ब्लड थोड़ा सा कम्युनिकेट करता है, यानी RH नेगेटिव ब्लड और RH पॉजिटिव ब्लड आपस में कम्युनिकेट करेगा। जब फीटस का RH पॉजिटिव ब्लड मदर की बॉडी में शामिल होगा तो मदर की बॉडी उस RH पॉजिटिव ब्लड को देख के अपनी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ बना लेगी। जब सेकेंड चाइल्ड होगा तो सेकेंड चाइल्ड अगर दोबारा से RH पॉजिटिव है, क्योंकि मदर की बॉडी में RH पॉजिटिव एंटीबॉडीज़ बनी हुई हैं, तो वो बेबी के प्लासेंटा को क्रॉस करके बेबी के रेड ब्लड सेल्स को डैमेज करना शुरू कर देगी और बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा सीवियर एनीमिक हो जाएगा। ये होता है क्योंकि पेशेंट जो है यानी जो फीटस उसको बहुत ज़्यादा एनीमिक होगा, तो उससे प्रिवेंट करने के लिए उसका जो रेड ब्लड सेल है वो इमेच्योर फॉर्म में ही, इरेथ्रोब्लास्ट फॉर्म में ही बाहर आना शुरू हो जाएगा बोन मैरो से, तो दैट्स नोन एज इरेथ्रोब्लास्टोसिस। तो अब हम बात कर लेते हैं इफेक्ट ऑफ एनीमिया ऑन द फंक्शन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, कि एनीमिया का क्या इफेक्ट होगा हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम पे। जैसे कि हमें पता है कि पेशेंट जो एनीमिक है तो उसके अंदर जो ब्लड सेल होगा वो बहुत ही कम होगा, तो जिसकी वजह से उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो भी कम होगा और उसकी जो विस्कोसिटी होगी वो भी कम होगी। तो मैंने यहाँ पर आपके लिए आसानी के लिए लिखा है कि विस्कोसिटी डायरेक्टली रिलेशन हो तो रेजिस्टेंस। जब ब्लड फ्लो कम तो जब ब्लड कंसनट्रेशन ब्लड के अंदर सेल्स कम तो उसकी विस्कोसिटी भी कम, तो उसका रेजिस्टेंस भी कम। तो बेसिकली ब्लड जो है वो हर टिश्यू को बहुत ज़्यादा सप्लाई किया जाएगा, और जब बहुत ज़्यादा सप्लाई किया जाएगा तो उसका जो वेनस रिटर्न होगा वो भी बहुत ज़्यादा वापस आएगा, और वेनस रिटर्न वापस आने की वजह से ज़्यादा तो कार्डियक आउटपुट भी ज़्यादा होगा, तो इसका मतलब वर्क लोड जो है वो हार्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं पॉलीसाइथेमिया की। पॉलीसाइथेमिया मतलब नंबर ऑफ़ आरबीसी बहुत ज़्यादा अगर इंक्रीज़ हो रहा है ब्लड के अंदर, दैट्स लीड टू पॉलीसाइथेमिया। एक होता है प्राइमरी पॉलीसाइथेमिया, एक होता है सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया। प्राइमरी का मतलब अगर स्टेम सेल या बोन मैरो के अंदर कोई प्रॉब्लम है जहाँ से रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन होती है, वहाँ अगर कोई प्रॉब्लम होती है दैट्स लीड टू प्राइमरी पॉलीसाइथेमिया। लेकिन यहाँ सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया में क्या होगा कि रेड ब्लड सेल की जो प्रोडक्शन जहाँ से हो रही है वो बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन कोई और वजह है, कोई और सेकेंडरी कॉज है जिसकी वजह से नंबर ऑफ़ रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है, सच एज़ हाई एल्टीट्यूड है या फिर आपके पास कार्डियक फेलियर है, जिसकी इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो एक जो कॉमन टाइप है सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया की उसको हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल पॉलीसाइथेमिया। मतलब क्या है कि जो लोग बहुत ज़्यादा हाइट पे रहते हैं 14,000 फीट पे या 17,000 फीट पे जो रहते हैं, तो वहाँ पर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा कम होती है, और ये भी हमने पहले पढ़ा था कि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जब कम होती है, टिश्यू तक सप्लाई नहीं होती है, तो ये स्टिमुलस किडनी पे पहुंचता है, वहाँ से एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन निकलता है और वो हार्मोन मज़ीद आरबीसी की प्रोडक्शन को करवाता है। तो जिसकी वजह से इस तरह की, क्योंकि रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होगी तो उसको बोलेंगे पॉलीसाइथेमिया, क्योंकि ये नॉर्मल है तो दैट्स लीड टू फिजियोलॉजिकल। इस तरह की पॉलीसाइथेमिया दैट नोन एज अ पैथोलॉजिकल कंडीशन, पॉलीसाइथेमिया वेरा और एरिथमिया। इसमें ये होता है कि जो नॉर्मली हमारा जो जेनेटिक एब्रेशन, पॉलीसाइथेमिया वेरा इज कॉज बाय जेनेटिक एब्रेशन, यानी किसी किस्म की कोई जेनेटिक ख़राबी है और ये हमारे हीमोसाइटोब्लास्टिक सेल्स के अंदर है, जिसकी वजह से जो ब्लड सेल्स हैं, चाहे वो रेड ब्लड सेल हो, चाहे वो वाइट ब्लड सेल हो, चाहे वो प्लेटलेट्स हो, हर सेल जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होगा। ओके, तो जिसकी वजह से हमारा जो रेड ब्लड सेल की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी और वो पैथोलॉजिकली है, तो इसको हम पॉलीसाइथेमिया वेरा बोलते हैं। ओके, अब हम बात कर लेते हैं इफेक्ट ऑफ पॉलीसाइथेमिया ऑन द फंक्शन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, कि अगर पॉलीसाइथेमिया का क्या इफेक्ट होगा हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम पे। जब आपके पास विस्कोसिटी, क्योंकि आपके पास ब्लड सेल्स बहुत ज़्यादा हैं तो विस्कोसिटी इंक्रीज़ होगी, और जब हमने पढ़ा है भी कि जब विस्कोसिटी ज़्यादा होती है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, तो जो ब्लड है वो पेरिफेरल ब्लड वेजल्स के अंदर बहुत ही स्लगिश फ्लो करेगा, जिसकी वजह से हमारा जो वीनस रिटर्न है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। साथ ही जो ब्लड वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ हुआ है, जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम के इंक्रीज़ होने की वजह से हमारा वीनस रिटर्न जो वो नॉर्मल हो जाएगा। तो इसलिए जो पॉलीसाइथेमिया के पेशेंट होते हैं उनके अंदर ये दोनों फैक्टर्स जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और जो कार्डियक आउटपुट है वो बिल्कुल नॉर्मल रहता है।